Hello everybody, good evening to all of you and welcome to Eat Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, लास्ट सेशन तक बेटा हम लोग राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन की जो सारे स्ट्रक्चर्स थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, सैंडविच और ट्राइलेमेलर मॉडल के बारे में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक में प्रोटीन्स के बारे में, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हम अपने सेशन में कर चुके हैं। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है हम पढ़ेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी आज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले के सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो। इससे पहले कि मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं, जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, उन्हें मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में और अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट आपको ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एक, तो इस पर जरूर जुड़ना है। इससे फायदा क्या होगा, मेरे जितने भी ये 100 नोट्स है ये आपको यहाँ मिलेंगे, इसका PDF स्टडी मटेरियल आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये एक जरिया है आपके और मेरे कॉन्वर्सेशन का, इसके कमेंट्स क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ, प्लस आपको मेरे बारे में सारे अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज। आप ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करने के लिए। 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप प्रोग्राम, लाइव इंटरेक्शन सेशंस। तो आप 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ हर एक बच्चे के लिए स्पेशलाइज टाइम टेबल इस तरीके से नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ई सरल की एक अनूठी पहल पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं पेड प्लेटफॉर्म पर। ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर आप 12th और के लिए सिर्फ 3900 के लिए, 12th और ड्रॉपर्स के लिए 11th वालों के लिए 3200 रुपये ओनली। सोचो, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 320 रुपये पर मंथ, ऑलमोस्ट 13 रुपीज पर डे। इससे सस्ता, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा डिजाइन किए गए कोर्सेज आपको ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे इतने सस्ते प्राइजेस पे। ये हमने 7500 स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल करने का सोचा है नीट जेई के पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत। तो तुरंत आप अपनी सीट इसमें बुक करा लें। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चा, ये बायो मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स, इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन मैं पूरा आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पिलाई, मीजोसोम्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ सेल वॉल पढ़ा, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज हम पढ़ चुके हैं। इन टुडेज क्लास ये सारे 100 नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलते हैं। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सबसे पहले तो ये जो टर्म है बेटा, ये जो टर्म है साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रासबर्गर ने दिया था सेल के उस पार्ट के लिए जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। इसी को आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके 2 पार्ट है, एक है साइटोसोल, एक है सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल तो लिक्विड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म का, और जो सेल विदाउट लिविंग ऑर्गेनल्स, और जो सेल ऑर्गेनल्स की मैं बात करूं, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स जो है, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज द सेल ऑर्गेनल। ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें ऑर्गेनल नहीं होता, दैट इज द साइटोसोल। लिख लो, चल रहा है एवरीथिंग इज गुड। टर्म जो है साइटोप्लाज्म, किसने दी? वॉज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर साहब की दी हुई है ये।
term cytoplasm was given by Strasburger for the part of cell का वो पार्ट जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, फॉर द पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है इसके दो पार्ट्स है, ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड into two parts. What were they? एक तो हो गया बेटा आपका साइटोसोल और एक हो गया आपका सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इन दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें साइटोसोल के बारे में। तो साइटोसोल क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स है ये साइटोप्लाज्म का, एक्सेप्ट ऑर्गेनल्स, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं है। लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनल्स। What is the cell organelles? These are the metabolically active and living structure of cytoplasm called cell organelle. इसे आप कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग जो है बेटा, इसके अंदर हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। वैसे तो अगर हम बात करें तो हर एक जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, दे परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल के अलग अलग फंक्शन है, बट इनमें से कुछ जो है, बट सम ऑफ देम टुगेदर एक्ट एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पर इनमें से कुछ जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेटेड है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम है, वैक्यूल है, दे टुगेदर एक्ट एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम, इनके फंक्शंस जो है दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो दे आर नॉट एक्ट एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, कुछ तो है, मैंने बताया ऐसे तो हर एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो है ये डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन इनमें से बहुत सारे आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हैं। लेकिन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, तो इनको आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं मानेंगे। कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल। इनके फंक्शंस क्योंकि कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है, लिखो। वैसे तो हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो है, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल
while each of the membranous organelle distinct, अलग अलग है in term of, चाहे मैं स्ट्रक्चर की बात करूं चाहे मैं फंक्शन की बात करूं, while each of the membranous organelle is distinct in term of structure and function, पर इनमें से कुछ जो है, but some of these together act as a, but some of these together act as endomembrane system, क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है बेटा, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। कौन कौन से है बेटा ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक, लाइजोसोम है, वैक्यूल्स हैं, लाइजोसोम है, वैक्यूल्स है, ये सब है। लेकिन ये तो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गए। सिंस अब क्या कह रहा है? सिंस the function of किसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन नहीं है? सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम, since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated, so they are not considered as, तो आप इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर आउट नहीं करते, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम को, सो दे आर नॉट considered as endomembrane system। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट जो है बेटा, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया कि वैसे तो हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, चाहे मैं स्ट्रक्चर की बात करूं चाहे फंक्शन की बात करूं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, बट इनमें से कुछ के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है, तो दे एक्ट एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। लेकिन इनमें से कुछ के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट इज द ER। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ध्यान से सुनो बेटा वो क्या कह रहा है अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना एनसीईआरटी डिकोड करूं? पहले इतना एनसीईआरटी देख लेते हैं। आप सवाल हो गया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, ध्यान से देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। As I told you, while each of the membranous organelle is distinct in term of structure and function, चाहे मैं स्ट्रक्चरली बात करूं चाहे फंक्शन अलग अलग है, many of these are considered together as an endomembrane system, क्योंकि इनके functions coordinated है, because their functions are coordinated। The endomembrane system include क्या क्या पढ़ा इसमें हमने? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं एंड वैक्यूल्स हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम, इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है विद द अबव कंपोनेंट, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये मुझे शुरू करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, इसका एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपने स्टाइल में पढ़ लेते हैं, फिर वी विल मूव टू द एनसीईआरटी सेक्शन। तो चलो पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखो क्या कह रहा है, डोंट वरी, पीपीटी देख के घबराना नहीं है। 110 चाहिए आपको, पूरा 110 ही जाऊंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जब आप यूकैरियोटिक सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील दैट, उसने क्या बताया, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। आपके क्या है, देयर इज अ रिवील दैट द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि कहां बिखरा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसे आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला, जब आप यूकैरियोटिक सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से स्टडी करेंगे तो वो ये दर्शाता है, इट रिवील दैट there is a network of tubule of tiny tubular structure, network of reticulum of tiny tubular structure, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, इसे आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके मैं कंपोनेंट्स की बात करूंगी तो एक तो है सिस्टर्ने, एक है वेसाइकल्स, एक है ट्यूब्यूल्स। क्या है, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। लिखो लिखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या देखा कि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे यूकैरियोटिक सेल्स की, तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of, it reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structure which is, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, catered in साइटोप्लाज्म। इसे आप क्या कहोगे बेटा, called एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये है, एक तो है इसमें सिस्टर्नी, एक है ट्यूब्यूल्स और एक है आपके वेसाइकल्स। क्या होते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स अबाउट द सेम। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। ध्यान से देखना क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल में जाएंगे अबाउट द सिस्टर्नी। पहला कंपोनेंट जो है ये है सिस्टर्नी के बारे में। ठीक, सिस्टर्नी क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो।
डोंट वरी, देखो सब मैं हैंड रिटन नहीं जा रही हूँ, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ठीक है। ईआर खत्म करके फिर एक टॉपिक खत्म करेंगे, फिर उसका एनसीईआरटी डिकोड करूंगी। सिस्टरने की बात करें तो ये लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट है जो कि स्टैक्स में यानी कि एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगी। दीज आर लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट अरेंज इन स्टैक, ठीक है। तो सिस्टरने क्या होते हैं, ऐसे लॉन्ग, फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड यूनिट है जो कि स्टैक्स में से एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगी। वेसाइकल्स की बात करें, वेसाइकल्स जो है ये ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिस्टरने लॉन्ग, फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड यूनिट है जो कि स्टैक्स में यानी कि इसे एक के ऊपर एक प्रेजेंट होगी। वेसाइकल्स जो है ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल्स की मैं बात करूं, दीज आर इरेग्युलर, ये अनब्रांच थी, ये ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं विच इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। दीज आर ऑफन इरेग्युलर, ठीक है। ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स, दीज आर इरेग्युलर ऑफन ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ट्यूब्यूल्स ये फ्री भी हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स में भी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टरने, ये कैसी भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती हैं और इट मे बी एसोसिएटेड विद द सिस्टरने ऑल्सो, ठीक है। ट्यूब्यूल्स में भी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टरने, समझ में आया क्या बात की। सिस्टरने लॉन्ग, फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड यूनिट है जैसे कि स्टैक्स में एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्स में प्रेजेंट होती है। वेसाइकल्स ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल्स की बात करें, दीज आर इरेग्युलर, वो सिस्टरने अनब्रांच थी, ये ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ट्यूब्यूल्स में भी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स में भी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टरने, इरेग्युलर ब्रांच ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो तीनों पार्ट्स के बारे में। सिस्टरने के बारे में हमने बात की, दीज आर, सिस्टरने जो है दीज आर, ये कैसा है बेटा, लॉन्ग है, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट है। These are long, flattened and unbranched unit arranged in stacks, एक के ऊपर एक। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा है वेसाइकल्स। ये ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वेसाइकल्स की अगर हम बात करें, these are, ये ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे ट्यूब्यूल्स के बारे में। ट्यूब्यूल्स के बारे में देखें तो बेटा ये एक तो इर्रेगुलर है, दीज आर इर्रेगुलर, ये अनब्रांच्ड है सिस्टर ने, ये ब्रांच्ड होते हैं, ऑफन ब्रांच्ड, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि ट्यूब्यूल्स फ्री भी हो सकते हैं और इट मे बी एसोसिएटेड विद सिस्टम में। लिखो ट्यूब्यूल्स जो है इट मे बी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टम में।
ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दैट इज द सिस्टरनेट, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, इनके बारे में हम देख चुके, ये पूरा आप लिख चुके। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे हम बात करेंगे, तो वो कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो स्ट्रक्चर है इज लाइक द गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो गोल्जी बॉडी की तरह है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या? बट इन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिस्टर ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये अलग अलग है, सिस्टर्नल अलग है, वेसिकल अलग है, ट्यूब्यूल्स अलग है। दे डू नॉट फॉर्म एंड दीज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का इज लाइक द गोल्जी बॉडी, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर, बट इन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिस्टर ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये अलग अलग हैं साइटोप्लाज्म में, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते, आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म एंड दीज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जबकि गोल्जी बॉडी जो है एक लोकलाइज सेल ऑर्गेनल है। एक अंतर ये कि गोल्जी बॉडी तो एक लोकलाइज सेल ऑर्गेनल है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज वाइड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को इसलिए हम ऑफन टर्म्ड एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझे? वो कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी जैसा ही है, पर अंतर एक, पहला अंतर तो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिस्टर ने वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, दे आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज, गोल्जी बॉडी एक लोकलाइज सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी इज लोकलाइज सेल ऑर्गेनल, while एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज वाइड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, इसलिए इसे हम सिस्टम ऑफ, इज ऑफन टर्म द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये आपकी जो इंट्रा सेल के अंदर की जो स्पेस होती है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है। दैट इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट विच इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट दैट इज द साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज इनसाइड द ईआर, इट इज इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस को भी दो कंपोनेंट में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, लिख लो इतना। नेक्स्ट हमने बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी तरह है बेटा? इज लाइक गोल्जी बॉडी, लेकिन कुछ अंतर है। बट इन आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में तो क्या हो रहा है, बट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर बेटा जो कंपोनेंट्स है ना ईआर के, दैट इज द सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये अलग अलग हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते, आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये जो है दीज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते, ये आइसोलेटेड है। एक अंतर तो ये, दूसरा अंतर ये, गोल्जी बॉडी जो है इज लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनल, ये तो लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी तो, बट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम is widespread in cytoplasm. और इसीलिए से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को क्या भी कहते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is often termed as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरी चीज हमने यहां देखी कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये आपके इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। लिख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides the intracellular space. It divides the intracellular space दो कंपार्टमेंट में into two compartment. That is, एक तो है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल हो गया इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड ईआर, एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल ये होता है साइटोप्लाज्म में। ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ठीक बेटा, इतना सेक्शन मेरे हिसाब से सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमने बात की गोल्जी बॉडी जैसा ही है। अंतर एक तो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कंपोनेंट है दैट इज द सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये आइसोलेटेड है साइटोप्लाज्म में, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते। दूसरा अंतर, गोल्जी बॉडी एक लोकलाइज सेल ऑर्गेनल है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वाइड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, इसे हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेल्युलर स्पेस को ल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करते हैं। ये पूरा यहाँ तक मैं आपको डिस्कस कर चुकी कंपार्टमेंट। अब एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा होगा कई बार रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर के बारे में, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले रफ ईआर की बात करें, ग्रैन्युलर होता है रफ ईआर, स्मूथ इज ए ग्रैन्युलर वन। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए ग्रैन्युलर। वो कह रहा है जो 80S राइबोसोम है, ये अपने लार्जर सब यूनिट के साथ जो जुड़ता है, 80S राइबोसोम बाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? दो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसमें, राइबोफोरिन 1 और 2, ये आपके रफ ईआर के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। 80S राइबोसोम जो है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ता है दो ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से। 80S राइबोसोम बाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट with the help of two glycoprotein, that is the riboforin 1 and liboforin 2 on the surface of rough ER present होते हैं। इसमें दोनों एब्सेंट है, राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन्स एब्सेंट होंगे इसमें, राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। रफ ER जो है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, स्मूथ ER जो है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये मेनली सिस्टर्नी का बना हुआ है, ये मेनली ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। रफ ईआर मेनली आपको उन सेल्स में पाया जाएगा, अबंडेंटली अकर इन सेल विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रीशन। और स्मूथ ईआर आपको अबंडेंटली अकर इन सेल जो कि ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, कंसर्न विद द ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इतने पॉइंट्स लिख लो पहले। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये ग्रैन्युलर है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए ग्रैन्युलर है। देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो 80S राइबोसोम है बाइंड विद द लार्जर सब यूनिट के साथ जुड़ता है 2 ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से, विद देयर लार्जर सब यूनिट with the help of 2 glycoprotein that is वो है राइबोफोरिन 1 and 2 जो रफ ईआर पर प्रेजेंट होते हैं। राइबोफोरिन 1 and 2 ये प्रेजेंट होता है, present on the surface of rough ER। जबकि मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो इसमें बोथ राइबोसोम एंड राइबोफोरिन एब्सेंट, बोथ, चाहे मैं राइबोसोम की बात करूं चाहे मैं राइबोफोरिन की बात करूं, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर हमने बात की एक में सिस्टरने है अबंडेंट, मेनली कंपोज ऑफ सिस्टरने, ये मेनली कंपोज ऑफ ट्यूब्यूल्स। रफ ईआर जो है मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टरने, ये जो है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। फिर हमने बात की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अबंडेंटली उन सेल में पाया जाता है which is actively engaged in protein synthesis and secretion. It is abundantly occur in cell which is actively engaged in protein synthesis and secretion। जबकि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इट इज एक्टिवली abundantly occur in cell which is concerned with glycogen and lipid metabolism। abundantly occur in cell which is concerned with ये वाला पॉइंट से तो कई बार क्वेश्चन आ रखा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा। ये एक्टिवली ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो सेल एंगेज होते हैं उनमें पाया जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस वाले में पाया जाता है। ये सिस्टरने का बना हुआ है मेनली, ये ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सेक्शन, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहले फंक्शंस पढ़ेंगे फिर हम इसके बाद मॉडिफिकेशंस के बारे में आएंगे। पहले फंक्शंस की बात करें
तो मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर रोल है, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज के अंदर रोल है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हम पढ़े, पहले फंक्शंस पे आ जाए। फंक्शंस ऑफ ईआर, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हम देखेंगे। एक तो हमने बात की मैकेनिकल सपोर्ट की ही, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये मिलके एंडोस्केलेटल ऑफ सेल बनाता है ना, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट में इसका रोल है। मैकेनिकल पहला कीवर्ड, हेडिंग से ही आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो मैकेनिकल सपोर्ट में रोल है। कैसे, तो लिख लो, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दे फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। एक है इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज के अंदर इसका रोल है। दूसरा इंट्रा, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। एक जो इसका रोल हम पढ़ते हैं वो इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज के अंदर है। ये इंट्रासेल्युलर कंडक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। कैसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू ही होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, एक जगह से दूसरी जगह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू ही होता है, इसीलिए से कह रहे हैं इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अकर थ्रू इसलिए इसका रोल है बेटा इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तीसरा जो है, ये जो है, अच्छा, एक कुछ जगहों पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो ER कैन सीक्रेट द मटीरियल आउटसाइड द सेल। एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, इट इज कनेक्टेड टू PM, so it can secrete material outside the cell also. ठीक है, तो ये काम भी कर सकता है, इट कैन सीक्रेट द मटेरियल आउटसाइड द सेल। लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल है। रफ ER, इट प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट देता है, बिकॉज रफ ER हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस ना, ऑलरेडी देख लिया। रफ ER की बात करें, प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिखो तीसरा जो है, प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, बिकॉज इसके सरफेस पर राइबोसोम होता है, बिकॉज रफ ER हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, बिकॉज रफ ER हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। और किसमें रोल है इसका? लिपिड सिंथेसिस में है क्या बेटा? लेट मी नो, लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल है? जी बिल्कुल रोल है, लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल है। सेलुलर मेटा, पहले लिख लो, फोर्थ फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं,
लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल है, लिपिड का प्रोडक्शन भी तो करता है, लिपिड का फॉर्मेशन भी तो ये करता है, लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल है। और बोलो, लिपिड सिंथेसिस हो गया, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इसका रोल है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इसका रोल है, ये भी ये काम करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कोई फंक्शन याद आ रहा हो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कराता है, सेल्यूलर रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन भी तो करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज एंड माइक्रो बॉडीज। डिटॉक्सिफिकेशन में सुना है? डिटॉक्सिफिकेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? डिटॉक्सिफिकेशन में भी तो रोल है इसका। स्मूथ ईआर, इट इज कंसर्न्ड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, पॉल्यूटेंट्स एंड स्टेरॉइड्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, पॉल्यूटेंट्स एंड स्टेरॉइड्स स्मूथ ईआर का काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ ईआर, it is concerned with detoxification of drugs, pollutants and steroids। तो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी बेटा इसका रोल है, ठीक है। और ER जो है, इट प्रोवाइड द प्रिकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडी, इट प्रोवाइड द प्रिकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडी। लास्ट फंक्शन ER जो है, इट प्रोवाइड प्रिकर्सर ऑफ secretory material to Golgi body। That's it बेटा। ये सारे फंक्शंस भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के डिस्कस कर लिए। क्या क्या फंक्शंस पढ़े? फंक्शंस, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ER यही मिलके तो एंडोस्केलेटल ऑफ सेल बनाता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट में इसका रोल है। इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज के अंदर है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मटेरियल का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह ER के थ्रू ही होता है, और कुछ जगहों पर ER जो है ना PM से कंसर्न होता है, तो ये बाहर की तरफ भी मटेरियल का सिक्रीशन कर सकता है। रफ ER, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पर। लिपिड सिंथेसिस में रोल है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन में रोल है, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल है, एंड इट प्रोवाइड प्रिकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू द गोल्जी बॉडी। दीज ऑल आर द फंक्शंस रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दैट्स ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मॉडिफिकेशंस ऑफ ER जो है ना, अलग से स्पेशल पॉइंट में पढ़ाऊंगी। इसके बाद हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। This is all about the ER. Next we will have a conversation regarding the Golgi complex. तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टॉपिक पूरा पढ़ चुके हम अपने पैटर्न में, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट इट्स NCERT पार्ट। NCERT डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में गोल्जी कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे, ठीक है। आ जाओ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में NCERT ओपन अप कर लेते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करोगे तो आपको क्या दिखेगा? नेटवर्क ऑफ रेक्टिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे आप कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेक्टिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। इसी को आपने कह दिया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो लिमिनल और एक्स्ट्रा लिमिनल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, ये देख लिया। ER divide the intracellular space into two distinct compartment, that is the liminal and the extraliminal compartment। हमने रफ ER स्मूथ ER में डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने देखा था रफ ER जो है the ER often show ribosome attached to their outer surface, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम bear ribosome on their surface, रफ ER के पास है, स्मूथ पे तो नहीं था। दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसमें राइबोसोम राइबोफोरिन दोनों एब्सेंट, वो था स्मूथ ER पढ़ा था। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर द स्मूथ, ठीक है। हमने बात की थी जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इंगेज होते हैं तो सेल, उनमें रफ ER ज्यादा पाया जाता है, लिपिड और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वाले में स्मूथ ER। देखो रफ ER is frequently observed in the cell which is actively involved in the protein synthesis and secretion, ठीक है। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus, okay। The smooth ER reticulum is the major site for the synthesis of lipid, lipid synthesis वाले में ज्यादा पाया जाता है। ये एक पॉइंट नहीं लिखाया था, ये लिख लेना। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ ER, ये वाला पॉइंट नोट आउट कर लेना, ये नहीं लिखाया। एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन स्टेरॉइडल सेल्स कर देती है, ठीक है। अब बाकी जो राम कहानी हमने लिखी ना उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये NCERT ने नहीं दे रखा है, बट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गोल्जी ऑपरेटस दे रखा है जो मैंने अभी नहीं डिस्कस किया है, ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please hit the like button if you really like the video and share the link as much as you can। चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। 40 के सब्सक्राइबर अगर आप मंडे तक कर देते हो तो मैं मंडे से ही कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज शुरू कर दूंगी। विथ दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और जो चल रहा है वो तो चलेगा 11th और 12th के टॉपिक, ये एडिशनल सीरीज शुरू हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जल्द इस चैनल पे शुरू हो जाएगा, सो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी। भाई पढ़ो इंडिया मूवमेंट चल रहा है, 7,500 ही सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 320-330 रुपए पर मंथ का आपको चार्जेस हैं, 13 रुपए पर डे, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आप स्टडी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो ई सरल की एक पहल है पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत आप बिल्कुल इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। रात 8 बजे मेरा एक वीडियो आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक वीडियो 8 बजे वाले सेशन मिस करना बिल्कुल ना भूलें, और कल सुबह 8:30 बजे मैं दोबारा से लाइव आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।